हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे CSF राइनोरिया के बारे में। तो CSF राइनोरिया आप लोग समझते होंगे कि हाँ CSF की कोई दिक्कत होगी। CSF मतलब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और राइनो का मतलब आपका मतलब नोज़ हो गया, और राइनोरिया या अगर जहाँ आगे डिस्चार्ज हो सकता है। तो CSF जो है CSF का नाक के थ्रू डिस्चार्ज, इतना बात हमको CSF राइनोरिया पढ़ते ही समझ में आ गया। तो ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपका जो अगर आपके एग्ज़ाम में ये सवाल आ जाए आपके प्रोफेशनल एग्ज़ाम में, तो आप इस खाली वर्ड से 10 लाइनें आराम से खींच सकते हो। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन क्या है? CSF इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। पहली लाइन कंप्लीट। इट इज़ क्लियर कलरलेस बॉडी फ्लूइड फाउंड इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इतना तो लिख ही लोगे कि हाँ ये कहाँ है, क्लियर होता है, कलरलेस होता है बॉडी फ्लूइड, और ये कहाँ पाया जाता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है ना। राइनोरिया मीन्स फ्लूइड ड्रेनिंग फ्रॉम द नोज। ठीक है ना। दूसरी या तीसरी लाइन आपकी जो भी, CSF राइनोरिया इज अ लीकेज ऑफ CSF इनटू नोज। CSF राइनोरिया क्या है कि लीकेज ऑफ CSF इनटू नोज। इट मे बी क्लियर फ्लूइड मिक्सड विद ब्लड एज इन एक्यूट हेड इंजरी। ये क्लियर हो सकता है या ब्लड के साथ मिक्स किया जा सकता है, और ये एक्यूट इंजरी में देखा जा सकता है, एक्यूट हेड इंजरी। तो इंट्रोडक्शन ही आपका मतलब कि अगर ऐसे ऐसे कुछ बना के लिखोगे तो आपका इंट्रोडक्शन एक पन्ना भर जाएगा CSF राइनोरिया में। ठीक है ना। तो ये आपका बेसिकली MCQ एग्ज़ाम में नहीं वर्क करता, बिकॉज MCQ एग्ज़ाम में आपको जो है रिमेंबर यू हैव टू मार्क द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो यहाँ वहाँ के लिए स्ट्रैटेजी अलग होती है। जो ये सब एग्ज़ाम फालतू एग्जाम्स होते हैं इनके लिए स्ट्रैटेजी अलग होती है। ठीक है, यहाँ बेवकूफ़ों की तरह पढ़ना पड़ता है। लेकिन MCQ वाले एग्ज़ाम में ना आपका अपना दिमाग, अपना बुद्धि आपको बहुत मतलब कि वो रखना होगा, शार्प रखना होगा। वेरी शार्प मेमोरी, यू नीड अ वेरी शार्प मेमोरी ऑफ टू आंसर MCQ क्वेश्चंस, राइट। बट अगर आपका प्रोफेशनल एग्ज़ाम है, ठीक है ना, तो सब फालतू एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा रटना होता है, चीज़ों को घिसना होता है। तो घिसने वाले एग्ज़ाम्स तो मेरे को शुरू से नहीं पसंद है, बट क्या कर सकते हैं, यही सिस्टम है, तो इसी के साथ चलना पड़ता है। तो नेक्स्ट इटियोलॉजी देखते हैं। इटियोलॉजी में क्या 95% जो केसेस होते हैं बेसिकली इटियोलॉजी में ये ट्रॉमा के कारण होते हैं। और ट्रॉमा भी क्या, कैसा एक्सीडेंटल ट्रॉमा हो गया, ठीक है ना, तो या सर्जिकल ट्रॉमा हो गया, तो इंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी के दौरान कुछ दिक्कत हो गई उस बंदे को, या ट्रांसफिनॉइडल हाइपोफाइसेक्टमी, मतलब कि जो ट्रांसफिनॉइडल के थ्रू हाइपोफाइसेक्टमी मतलब ये पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ जाते हैं, तो उसके कारण से कोई इंजरी हो गई। नेजल पॉलीपेक्टमी के कारण से कुछ हो गया। स्कल बोन बेस सिंड्रोम से हो गया, स्कल बेस सिंड्रोम से भी हो सकता है सर्जिकल। और इसके अलावा अगर आपको स्पॉन्टेनियस भी होता है, 5% केसेस में स्पॉन्टेनियस ही इंसिडेंस होता है, स्पॉन्टेनियस इंसिडेंस इन 5% केसेस। तो इसमें क्या क्या हो सकता है आपका? इन्फेक्शन या इन्फेक्टिव इरोजन हो सकता है, इन्फेक्टिव इरोजन हो जाए आपका, ठीक है ना, और ट्यूमर इरोजन हो जाए। और क्या हो सकता है? गजेनाइटल डेहिसेंस हो सकता है। और आपका पिट्यूटरी जो है हाइपोप्लेजिया वाला जाए, जो कहते हैं एम्प्टी सेला टर्जिका सिंड्रोम। ठीक है ना। तो ये सब हो सकता है 5% स्पॉन्टेनियस केसेस में, जैसे इन्फेक्टिव इरोजन, ट्यूमर इरोजन, एम्प्टी सेला टर्जिका सिंड्रोम या कंजेनाइटल डेहिसेंस, इन सब के कारण से अब स्पॉन्टेनियस इंसिडेंस हो सकता है। तो यहाँ पे टियोलॉजी फिर से आती है, इन्फ्लेमेशंस लाइक म्यूकोसील्स ऑफ साइनसेस, ठीक है ना, कुछ न्यूप्लाज्म के कारण से भी हो सकता है, इंक्लूडिंग द स्कल बेस, ठीक है, न्यूप्लाज्म स्कल बेस पे कोई न्यूप्लाज्म हो गया, ठीक है ना। और जाए तो कंजेनाइटल लीजन्स लाइक मेनिंगोइन्सेफेलोपीन, ठीक है ना, कंजेनाइटल लीजन्स के कारण से भी हो सकता है, इडियोपैथिक भी हो सकता है। तो साइट ऑफ लीकेज की मैं बात करूँ तो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, जैसे कि आप समझते हो, जैसे मान लो कि मैंने ये तुम्हारी ऑर्बिट बना दी, ठीक है ना, ये तुम्हारी जो है नोज़ बना दी मैंने, ठीक है ना। तो ये जो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होता है, ये वाला तो आपका लमाइना प्रेपरेशिया हो गया, और ये वाला जो एरिया जो होता है, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल में करता है, उसी को क्रिब्रिफॉर्म प्लेट कहते हैं। और क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ये वाला एरिया, ठीक है ना। तो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के थ्रू आपके जो जितने भी सेक्रीशंस है फ्रॉम द CSF वो आ सकते हैं नोज़ में, ठीक है ना। तो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के थ्रू लीकेज हो सकता है। रूट ऑफ आपका जो है ये आपका रूट ऑफ एपिथमॉइडल एयर सेल्स से भी ये हो सकता है, फ्रंटल साइनसेस से हो सकता है, स्फेनॉइड साइनसेस से हो सकता है, ठीक है ना।
क्रिब्रीफॉर्म प्लेट रूट ऑफ एथमोइडल एयर सेल्स से हो सकता है, फ्रंटल साइनस से, फ्रंटल वाले साइनस से हो सकता है, या स्फिनॉइड साइनस से हो सकता है, ठीक है ना। तो क्या किससे किससे, क्रिब्रीफॉर्म प्लेट, रूफ ऑफ एथमोइडल एयर साइनस, फ्रंटल साइनस और स्फिनॉइड साइनस, ठीक है ना। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेज़ल सेक्रीशन और सीएसएफ फ्लूइड में डिफरेंसेस की। तो हिस्ट्री कैसे मिलेगी सीएसएफ फ्लूइड में, नेज़ल साइनस और सिंड्रोम की देखेंगे, नेज़ल साइनस और साइनस सिंड्रोम, हेड इंजरी या इंट्राक्रेनियल ट्यूमर, ठीक है ना। तो ये सब ट्रॉमेटिक हो सकता है, या स्पॉन्टेनियस में ट्यूमर हो सकता है, या इंजरी हो सकती है। तो नेज़ल सेक्रीशंस कब आएंगे, स्नीजिंग के दौरान आएगा, कफ आपको जब आती है, नेज़ल स्टफनेस हो जाए, इचिंग ऑन द नोज़ या लैक्रामेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, तो इसकी हिस्ट्री मिलेगी आपको। फ्लो ऑफ डिस्चार्ज कैसा कैसा मिलेगा, फ्यू ड्रॉप्स और स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड रशेस डाउन व्हेन बेंडिंग फॉरवर्ड। आप पेशेंट को लेटा दो, कुछ देर लेटा के रखो और फिर एकदम से उठा दो उसको और उसका नेक फ्लेक्स करा दो, तो सडन रश ऑफ फ्लूइड आएगा। कंटिन्यूस और नो इफेक्ट ऑफ बेंडिंग फॉरवर्ड, ठीक है ना, स्ट्रेनिंग। नेज़ल सेक्रीशन में ऐसा कुछ नहीं है। स्निफ बैक कैन नॉट बी स्निफ बैक, अगर आप ऐसे करोगे तो आपका वो जो है सीएसएफ फ्लूइड स्निफ बैक नहीं हो जाएगा, लेकिन आपका जब नेज़ल सेक्रीशन जो है वो स्निफ बैक हो जाएगा। कैरेक्टर ऑफ डिस्चार्ज जो थिन वाटरी एंड क्लियर होता है, क्योंकि सीएसएफ है तो थिन वाटरी क्लियर होगा, और यहाँ पे नेज़ल सेक्रीशन जो कि नाक से आता है, नाक के थ्रू आता है, तो म्यूकस उसका उसमें आएगा, तो स्लाइमी म्यूकस हो जाएगा और क्लियर होता है, टीयर अगर आता है वहाँ पे। टेस्ट कैसा होगा, टेस्ट करके मत देखना भैया, बहुत आप ऐसा सोच भी नहीं सकते कि आप टेस्ट करोगे, लेकिन जिसने किया है, जिस साइड पगले ने किया है उसको, ठीक है, उसकी बात मान के हम लोग कर लेते हैं कि सीएसएफ फ्लूइड जो होता है स्वीट होता है और ये वाला नेज़ल सेक्रीशन सॉल्टी होता है। शुगर कंटेंट जो होता है स्वीट अगर होगा तो 30 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा होगा, यहाँ पे 10 mg पर लीटर से कम होगा। बीटा-2 ट्रांसफेरिन प्रोटीन जो कि आप जानते हो सीएसएफ में ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे बीटा-2 ट्रांसफेरिन प्रोटीन प्रेजेंट होगा और यहाँ पे नेज़ल सेक्रीशन में एब्सेंट होगा। लेबोरेटरी टेस्ट लगाते हैं तो बीटा-2 ट्रांसफेरिन देखते हैं और बीटा ट्रेस प्रोटीन देखते हैं। लोकलाइजेशन ऑफ साइट करेंगे तो हाई रेजोल्यूशन HRCT स्कैन कर देंगे, MRI कर सकते हैं, इंट्राथीकल फ्लोरोसेंस स्टडी कर सकते हैं प्री ऑपरेटिवली और इंट्रा ऑपरेटिवली, ठीक है ना। इंट्राथीकल अगर रिपेयर के लिए जाते तो, अगर मैं रिपेयर के लिए जाऊँ, ठीक है ना, तो पहले तो रिपेयर के लिए अगर मैं जाना चाहूँगा तो एंडोस्कोपिक रिपेयर कर सकते हैं, एक्सटर्नल रिपेयर कर सकते हैं, तो इसलिए फ्लोरोसेंस जो है हम लोग स्टडी करते हैं रिपेयर के लिए, ठीक है ना, इंट्राथीकल फ्लोरोसेंस स्टडी। और सीटी सिस्टर्नोग्राम लगा सकते हो, इंट्राथीकल इंजेक्शन ऑफ आइसोप्सोहॉल सीटी स्कैन, ठीक है, सीटी सिस्टर्नोग्राम कर दो। तो बेसिकली HRCT इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। अगर आपको याद रखना हो एक, तो आप HRCT अगर याद कर सकते हो, HRCT बेस ऑफ स्कल, ठीक है ना। और सीटी सिस्टर्नोग्राफी भी इज़ अ गुड इन्वेस्टिगेशन, और ये सब तो थोड़ा बहुत याद रखना कि हाँ लोकलाइजेशन कैसे करेंगे। अब ट्रीटमेंट की मैं बात करूँ कि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, बेड रेस्ट कर दो, कह दो कि भाई आप रीएश्योरेंस दो और बेड रेस्ट करवा दो, तो अभी दो हफ्ते में अपने आप रिजॉल्व हो जाता है बेसिकली चीज़ें, ठीक है ना। बेड रेस्ट करा दो, एलिवेटिंग द हेड ऑफ द बेड, थोड़ा बेड का जो हेड है वो उसको एलिवेट करा दो, बिकॉज ताकि जो CSF है वो ज़्यादा मतलब उधर ना आए। स्टूल सॉफ्टनर्स दे दो कि हाँ भाई स्टूल जो है अच्छे से पास हो, बिकॉज अगर बहुत ही रफ स्टूल पास ना होना चाहिए, स्टूल सॉफ्टनर्स हो जाएंगे तो आपका जो है वो CSF का प्रेशर भी थोड़ा कम हो जाएगा। अवॉइडेंस मतलब कि अगर आपका देखो, आप जब स्टूल निकालना चाहते हो ना तो आपको प्रेशर लगाना पड़ता है, जो प्रेशर लगता है वो ब्रेन पे भी लगता है, तो ब्रेन से अगर प्रेशर लगेगा तो CSF और ज़्यादा बाहर आएगा, तो इसलिए स्टूल सॉफ्टनर दे दो ताकि कम प्रेशर लगाना पड़े हमको निकालने के लिए, ठीक है। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है बेसिकली ये, ठीक है ना। तो मैं जानता हूँ कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये बातें अगर नहीं समझोगे, मेडिकल फील्ड ऐसा है जहाँ आपको सब सीखना पड़ेगा, गंदी सी गंदी, अच्छी से अच्छी, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी साइंस है। अवॉइडेंस ऑफ नोज ब्लोइंग, स्नीजिंग, स्ट्रेनिंग, किसी भी प्रकार की स्ट्रेनिंग को अवॉइड करो कि नोज ब्लोइंग की, यहाँ नाक को ब्लो मत करो, स्नीजिंग अवॉइड करो, स्ट्रेनिंग अवॉइड करो। प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हो, एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हो, एसिटाजोलामाइड दे दो, ठीक है, एसिटाजोलामाइड, मैनिटॉल, ग्लिसरॉल कुछ भी दे सकते हो कि जैसे ये सब फॉर्मेशन, मतलब फॉर्मेशन क्या कम करेंगे, मतलब कि प्रेशर कम कर देंगे। लंबर ड्रेन करवा दो, ठीक है ना। सर्जिकल रिपेयर में न्यूरो सर्जिकल इंट्राक्रेनियल अप्रोच करा दो, ठीक है, इंट्राक्रेनियल अप्रोच कर दो। लेकिन बेसिकली हम लोग इसको बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव ही देखते हैं, क्योंकि यार CSF का रिपेयर करना इट्स अ वेरी इन्वेजिव प्रोसीजर मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अगर करना चाहो तो न्यूरो सर्जिकल इंट्राक्रेनियल अप्रोच करा दो। और फ्लोरोसिन, वही इंट्राथीकल फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी, मतलब कि फ्लोरोसिन वाला जो है डाई से के बात करना, ठीक है ना, मतलब फ्लोरोसिन लोकलाइजिंग टेस्ट के बाद करवाना है इसको, ठीक है ना। और एक्स्ट्रा ड्यूलर अप्रोच कर सकते हो, ट्रांसनेजल एंडोस्कोपिक अप्रोच कर सकते हो, ठीक है ना। तो ट्रांसनेजल एंडोस्कोपिक अप्रोच कर सकते हो, एक्स्ट्रा ड्यूलर अप्रोच कर सकते हो, और न्यूरोसर्जिकल इंट्राक्रेनियल अप्रोच कर सकते हो, ठीक है ना।
सबसे सेफ ऑप्शन तो ये है ट्रांसनेजल एंडोस्कोपिक अप्रोच, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ सर्जिकल रिपेयर क्या क्या है, डिफाइन कर दो पहले साइट ऑफ बोनी डिफेक्ट को कि कहाँ पे दिक्कत है। प्रिपरेशन ऑफ ग्राफ्ट साइट का प्रिपरेशन करो। अंडरले ग्राफ्टिंग करनी है ऑफ द फेशिया एक्स्ट्रा ड्यूरली फॉलोड बाय प्लेसमेंट ऑफ म्यूकोसा। अंडरले ग्राफ्टिंग कर दो फेशिया का। इट इज़ बोनी डिफेक्ट, तो बोनी डिफेक्ट है तो मोर देन 2 सेंटीमीटर होगा। इट इज़ रिपेयर्ड विद कार्टिलेज फॉलोड बाय प्लेसमेंट ऑफ म्यूकोसा। पहले कार्टिलेज लगाओ फिर म्यूकोसा लगाओ, ठीक है ना। और फिर प्लेसमेंट ऑफ सर्जिकल एंड जेल फॉर्म फर्दर स्ट्रेंथन एरिया। अगर तुम इसका सर्जिकल के साथ प्लेसमेंट करोगे तो जेल फोम भी लगा दो, तो जो एरिया होता है वो स्ट्रेंथन कर जाता है। तो पहले तुम क्या लगाओगे, पहले कार्टिलेज, उसके ऊपर म्यूकोसा, फिर उसके बाद जेल फोम लगा दोगे तो वो फर्दर स्ट्रेंथन कर जाएगा। हाई एंटीबायोटिक स्मीयर्ड लेजल पैक, तो हाई एंटीबायोटिक लगा दो, वहाँ पे लंबा ड्रेन करा दो। CSF प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा है और एंटीबायोटिक्स दे सकते हो, ठीक है ना। तो बेसिकली ये बहुत ही मतलब ट्रिवियल सा टॉपिक था, बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता, बट हाँ है कि ठीक है देख लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम्स में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।